आदाब। इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। लोकसभा इंतखाबात के लिए अब 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 मरहलों में वोटिंग होगी। तारीखों के ऐलान के साथ ही इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चेन्नई में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और सवाल किया कि वो मीडिया का सामना आखिर क्यों नहीं करते। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आवाम से वोट करने की अपील की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मुकम्मल रियासत का दर्जा नहीं दिए जाने पर बीजेपी के खिलाफ एहतजाज किया। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको करते हैं बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। तो इलेक्शन एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस खेलेगी मुस्लिम कार्ड। हारून यूसुफ को इंतखाब लड़ाने की तैयारी में कांग्रेस है। शीला दीक्षित ने न्यूज 18 से बातचीत में यह एतराफ किया है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से हारून यूसुफ उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कांग्रेस लगातार ये कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि वो मुस्लिम कार्ड खेले। ऐसे में हारून यूसुफ को दिल्ली से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। शीला दीक्षित ने न्यूज 18 से बातचीत में यह एतराफ किया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट से हारून यूसुफ उम्मीदवार हो सकते हैं। चेन्नई में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि वो मीडिया का सामना क्यों नहीं करते। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मुख्तलिफ रियासत तमिलनाडु, महाराष्ट्र और झारखंड में इत्तेहाद हो रहा है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी इत्तेहाद के लिए बातचीत आखिरी मराहिल में चल रहे हैं। राहुल ने कहा कि हम मुल्क में हम आहंगी की फिजा कायम करना चाहते हैं। लोकसभा इंतखाबात से पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम मोदी के ताल्लुक से पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन मोदी दोबारा वजीर आजम नहीं बनेंगे। उन्होंने ये बयान देते हुए सफाई भी दी कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी अकेले हुकूमत बनाने के लिए चाहिए। इस मामले पर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आशीर्वाद है, और कुछ लोग जो है वो सिर्फ कोसने पर यकीन करते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, हमें एकजुट हो जाना है। लेकिन देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है। आज देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिश्रम देखा है, उनका परफॉर्मेंस देखा है, उनके देश के गरीब, कमज़ोर तबकों, पिछड़े तबकों का प्रोग्रेस देखा है। तो परिश्रम, परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस जो है वो आज नरेंद्र मोदी जी का घर घर में, गांव गांव में, गली गली में सर चढ़ करके बोल रहा है। इसलिए जो लोग इस सपने को लेकर बैठे हैं कि साहब हमें कुछ करना है, मोदी जी को नहीं बनना है, क्योंकि डरे हुए लोग हैं ये। इनको लगता है कि मोदी जी के रहते हुए न बेईमान रह पाएंगे, न बिचौलिए रह पाएंगे, न भ्रष्टाचारी रह पाएंगे, न बेईमानों की जो है वो मंडली रह पाएगी। और जिस तरह से मोदी जी ने इन 5 सालों में दिल्ली की सत्ता के गलियारे में पूरी तरह से सत्ता के गलियारे से लूट लाबी की तालेबंदी की है, नाकेबंदी की है बेईमानों की, तो उससे तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट और घबराहट है। अनफॉर्चुनेटली माँ, बेटा, बेटी, दामाद का ये जो कुनबा है, ये कुनबा जो है वो पूरे देश को घूम घूम करके कह रहा है साहब हमारे ऊपर तो बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर तो बड़ा जुल्म हो रहा है। बेईमानी और बेईमानों पर जो है वो बड़ी नकेल लगा दी गई है। तो ये जो इमोशनल अत्याचार है ये पॉलिटिकल शिष्टाचार नहीं बन सकता। आज आप उनको भी, जो लोग खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको भी अपने 60 सालों की नाकामियों का हिसाब देना पड़ेगा। उधर लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी तशहीरी मुहिम के प्रोग्राम को हतमी रूप देने में जुटी हुई है। तकरीबन 2 महीनों तक चलने वाली तशहीरी मुहिम के दौरान बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स तकरीबन 1000 इजलास करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी 100 से ज्यादा इजलास और रोड शोज करेंगे। पीएम मोदी सभी 7 मरहलों में धुआंधार रैलियां करेंगे। मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार पर उनका खास फोकस होगा। बीजेपी सदर अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, उमा भारती, योगी आदित्यनाथ समेत दिगर लीडर भी जमकर तशहीर में हिस्सा लेंगे।
वहीं लोकसभा चुनाव पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। इन्होंने अपने ट्वीट को राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी समेत कई सियासी लीडरान को टैग किया। वजीर आजम ने लोगों से अपील की है कि वो वोटरों की हौसला अफजाई करें ताकि हमारा जमहूरी ढांचा मजबूत हो। हक राय दही का इस्तेमाल करके हम मुल्क के ख्वाबों और मंसूबों को पूरा करने में अपना किरदार अदा करते आए हैं और करते हैं। आइए ऐसा माहौल बनाते हैं जहां वो वोटर कार्ड पाना और वोट देना फख्र की बात हो। सब लोगों में इस ताल्लुक से जोश हो। खास तौर से पहली बार वोट देने वालों के लिए तो ये जमहूरियत का त्योहार बन जाए। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने पीएम मोदी की वोटिंग की अपील और मुख्तलिफ लोगों को टैग करने पर इजहार ख्याल किया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उनसे हम बात करते हैं। सर, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया है, सभी को टैग किया है और वोट में शामिल होने की अपील की है। मुझे लगता है देश का भाग्य है कि ऐसे प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री मिले हैं कि हर अवसर में देश के नए निर्माण की सोचते हैं और आज का ट्वीट भी उसी के दायरे में आता है। उनकी एक नई कल्पना है कि जो तीसरे सहस्त्राब्दी में जन्मे हैं यानी 2000 में, वो इस बार पहली दफ़ा वोट करेंगे। वो तीसरे सहस्त्राब्दी के पहले वोटर्स हैं। तो ऐसे वोटर का स्वागत भी कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि भाई आपका वोट रजिस्टर करो, अभी भी समय नहीं गया है। आखिरी दिन जो वोटिंग का फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन होता है तब तक चलता है, तो आने वाले दिनों में तुरंत अपना नाम है कि नहीं पहले चेक करो, नहीं है तो रजिस्टर करो, अगर गलत एड्रेस है तो वो ठीक करो ताकि फिर वोटिंग के समय दिक्कत नहीं होगी। और उन्होंने जो 2 बातें कही है बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने टूर ट्रैवल को भी ऐसा प्लान करो कि वोटिंग के दिन आप आपके गांव में रहोगे और उसके साथ साथ लोगों को मोबिलाइज करो। लेकिन सर, अगर हम बात करें सर, अब अखिलेश यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश जो है मतदान करेगा और नया पीएम चुनेगा। लोकतंत्र में वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटिंग करना, यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब वोटर किसको चुनेगा ये वोटर का तय करने दो। और पूरा देश आज जिस माहौल में है और पूरा देश तरक्की चाहता है, नए भारत का निर्माण करना चाहता है जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, आतंकवाद मुक्त हो, गरीबी मुक्त हो, ऐसे भारत के निर्माण के लिए लोग वोट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमें बहुमत मिलेगा और हम जीतेंगे। लेकिन आज का ये जो अपील है ये सबके लिए है कि भाई आप वोटर रजिस्टर करो। ठीक है, बहुत साफ तौर पर कहना है कि बहुमत मिलेगा और जीत हासिल होगी। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 2014 के मंशूर को नजरआतिश कर दिया। बीजेपी ने 2014 के मंशूर में दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का वादा किया था। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर इल्जाम लगाया कि वो दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की बात करती हैं लेकिन अपने वादे को पूरा नहीं करती। आज हम दिल्ली के लोगों के लिए कॉलेज खोलना चाहते हैं। केंद्र सरकार कॉलेज नहीं खोलने देती क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आता। आज हम नई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, केंद्र सरकार यूनिवर्सिटी नहीं बनाने देती। आज हम दिल्ली में बच्चों को नौकरियां देना चाहते हैं, नई वैकेंसी निकालना चाहते हैं, केंद्र सरकार करने नहीं देती है। अब दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने का टाइम आ गया है। जो 70 साल से शोषण दिल्ली के लोगों का हो रहा था, अब दिल्ली वो बर्दाश्त नहीं करेगी। सारे देश के अंदर सारे राज्य पूर्ण राज्य बन गए। अब दिल्ली की बारी है। जैसे तेलंगाना के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने आंदोलन करके अलग राज्य बनवाया था, ऐसे ही दिल्ली के लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? और ये बीजेपी की मंशा से साफ हो गया। पिछली बार चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के लोगों को वादा करके गए थे कि मेरे को 7 MP दे दो, मैं दिल्ली को पूरा राज्य बना दूंगा। प्रधानमंत्री ने धोखा दिया दिल्ली के लोगों को।
झूठ बोल के उन्होंने वोट लिया और अब उनके प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं देंगे। महाराष्ट्र के अकोला जिले में इंतखाबात के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो चुका है। साथ ही इंतखाबात को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अकोला जिले में 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही अकोला जिले में इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन व जिला कलेक्टर की जानिब से इंतखाबी हलकों की तकसीम, वोटर लिस्ट की जांच व सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्शन ड्यूटी का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। अकोला जिले में 18 अप्रैल को लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। जिले में 6 इंतखाबी हलकों में वोटरों की कुल तादाद 18,57,951 है, जिनमें आकोट इंतखाबी हलके में 2,80,844 वोटर्स हैं। बालापुर इंतखाबी हलके में 2,91,779 वोटर्स हैं, जबकि अकोला शहर मगरिब में 3,28,552 वोटर्स हैं। वहीं अकोला शहर मशरिक में 3,38,547 वोटर्स हैं। मुर्तजापुर में 3,18,885 वोटर्स हैं और रसोड़ में 2,99,407 वोटर्स हैं। इंतखाबात के लिए 1,751 पोलिंग बूथ मुख्तस किए गए हैं, जिनमें 7,001 सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटी लगाई गई है। इंतखाबात के दौरान वोटरों के मसाइल के हल के लिए सी विजिल नामी ऐप तैयार की गई है, जिस पर शिकायत दर्ज करने के 90 मिनट बाद परेशानी हल की जाएगी। इंतखाबात के दौरान सख्त पुलिस बंदोबस्त का भी एहतमाम किया गया है। इस बार वोटिंग को लेकर वोटरों में खासा जोश देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर बिहार में बीजेपी और जेडीयू में बड़े भाई की लड़ाई काफी पुरानी है। आम इंतखाबात में दोनों पार्टियों ने 17-17 सीटें तकसीम कर ये पैगाम देने की कोशिश की कि इत्तेहाद में कोई बड़ा और छोटा नहीं है, लेकिन बिहार में किसके चेहरे पर वोट मिलेगा, इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। बीजेपी और जेडीयू में बड़ा भाई कौन है, इस मामले ने एक बार फिर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। इस सवाल पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं कि बिहार में किसका चेहरा बड़ा है और कौन वोटरों को सबसे ज्यादा पसंद है। जेडीयू के हिसाब से नीतीश कुमार बिहार में बदलाव का चेहरा है और अवाम के बीच उनकी मकबूलियत सबसे ज्यादा है। नीतीश के सामने सबका चेहरा छोटा है। अब बिहार में एक बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार जी, उससे कहीं आप सोच नहीं सकते, इनका बड़ा चेहरा है। देश और दुनिया में नीतीश कुमार जी का जो बिहार जिस स्थिति में था 2005 के पहले, और जब वो मुख्यमंत्री बने तो आज बिहार कहाँ लोग देख रहा, इसलिए लोगों को उन पर विश्वास है। वहीं जेडीयू का ये दावा बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। बीजेपी पलटवार के मूड में है। बीजेपी लीडर नितिन नवीन का कहना है कि मुल्क में किसकी मकबूलियत कितनी है ये अवाम खूब जानती है। आज तो देश में सबको ही को मालूम है किस नेतृत्व के साथ किस तरह का माहौल है। जेडीयू और बीजेपी के बीच हो रही बयानबाजी ने अपोजिशन को निशाना साधने का मौका दे दिया है। आरजेडी और कांग्रेस का साफ कहना है कि एनडीए के अंदर ऑल इज वेल नहीं है। ये तो लड़ाई अंदर अंदर से लंबे समय से है, वह वर्चस्व की लड़ाई इन लोगों की रहेगी। ये लड़ाई तो एनडीए में शुरू से ही चल रहा है कि कौन बड़ा भाई है कौन बड़ा भाई है, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच हम की ये लड़ाई लंबी चलेगी। ऐसे में एक बार फिर दोनों पार्टियों के लीडरों की बयानबाजी बिहार में एनडीए को इंतखाबात में नुकसान पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर बिहार के 17% मुस्लिम वोटों में बड़ी आबादी दलित मुसलमानों की है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने ऐलान किया है कि दलितों के हुकूक की बात करने वाली पार्टियों को ही इस बार मुसलमानों का दलित तबका हिमायत करेगा। मोर्चे ने यह भी कहा है कि कौमी सतह पर दलितों का बड़ा मसला आईन की दफा 341 से जुड़ा है, जिसको हल करने के ताल्लुक से किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। जो दफा 341 में तरमीम के लिए अपना रुझान दिखाएगा और उसको पूरा करने का हम लोगों से वादा करेगा, उसी को हम वोट को दिलाने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे कौन कॉमनल है कौन सेकुलर है, इसलिए कि कॉमनल सेकुलर देखते देखते हम लोगों ने इतना बरस गुजार दिया और
किसी भी नेशनल पार्टी का हम लोगों को रुझान नहीं लगा कि वो आसानी से इस चीज़ को देने वाली है, और इसी में भी हम लोग लगे हुए हैं। अभी देखिए अयोध्या मध्यस्थता का मामला चल रहा है। हम लोगों ने शुरू से कहा कि अयोध्या का डिस्प्यूट और दफ़ा 341 का डिस्प्यूट दोनों इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, और दोनों 1949-50 से चला आ रहा है, और प्राइमा फेसी तो ये है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार मध्यस्थता ऐसी हो कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मसले का हल एक साथ सुना दे, एक साथ फैसला कर ले। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से मुलाकात की। प्रियंका गांधी मेरठ में अस्पताल पहुंचकर चंद्रशेखर से मिली। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर मेरठ के एक अस्पताल में जेर इलाज हैं। इंतखाबी माहौल के बीच प्रियंका की चंद्रशेखर से इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव पूर्वांचल की मशहूर सीटों में से एक आजमगढ़ से इंतखाब लड़ सकते हैं। सियासी तौर पर आजमगढ़ की सीट इत्तेहाद और समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश संभालेंगे मुलायम की विरासत। आजमगढ़ से अखिलेश को इंतखाबी दावत। दिलचस्प होगा पूर्वांचल का इंतखाबी मुकाबला। आजमगढ़ से बलिया और दूसरे किनारे पर गोरखपुर, वाराणसी समेत करीब 25 सीटों पर इत्तेहाद की पकड़ तेज दिखाई दे रही है। इस बीच सपा खेमे से खबर है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इंतखाब लड़ने का मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी दफ्तर में कारकुनान की भारी भीड़ के बीच आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर अखिलेश यादव ने मुस्बत इशारा भी दिया है। यादव और मुस्लिम अक्सरियत वाले इस इलाके में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती भी रही है और सियासी जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़कर कई तरह का पैगाम देंगे। मुलायम सिंह यादव की इंतखाबी तशहीर देखने वाले साबिक वजीर राम आसरे विश्वकर्मा ने उम्मीद जाहिर की है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से इंतखाब जरूर लड़ेंगे। आजमगढ़ पूर्वांचल का गढ़ माना जाता है और समाजवादी पार्टी का संदेश आजमगढ़ से ही जाता है। आजमगढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लड़ने से आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अंबेडकर नगर, बनारस तक की सीटों पर असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी में ये रिवायत रही है कि अक्सर इंतखाबी तशहीर की रैली की शुरुआत आजमगढ़ से ही होती रही है। एसपी लीडरों का मानना है कि इस सीट से इत्तेहाद को काफी तक़वियत मिलेगी और आसपास की कई सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। सिर्फ दो पार्टियों का गलबा रहा है, समाजवादी पार्टी और बहुजन, और तीसरा कोई नामो निशान वहाँ नहीं रहा है। तो जब ये गठबंधन में आ जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये सिर्फ सोचते रहो। हमको तो 101% उम्मीद है कि वो जा रहे हैं, आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा फैसला होता है तो क्या गठबंधन को फायदा इसका मिलेगा, आप लोगों का मोराल अप होगा? नहीं, गठबंधन को जितने भी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी के, सभी पे जबरदस्त असर पड़ेगा उसका। सब लोग बम्पर वोट से जीतेंगे वहाँ से। जाहिर है जब तक कांग्रेस इत्तेहाद में शामिल नहीं हुई है तब तक अखिलेश के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। पूर्वांचल में बीजेपी को हराना भी है और कांग्रेस को साधना भी है। ऐसे में आजमगढ़ में साइकिल कितनी तेज दौड़ानी है, ये फैसला अखिलेश को खुद करना है। सियासत में कुछ बातें कहीं नहीं बल्कि समझी जाती हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव के चुनाव के लड़ने पर यही बात कही जा सकती है कि आखिरी फैसला उन्हें खुद लेना है, लेकिन अखिलेश यादव रणनीतिक तौर से आजमगढ़ से लगभग चुनाव लड़ने ही वाले हैं। हालांकि ये सीट इससे पहले समाजवादी पार्टी के पास भी रही है, लेकिन अखिलेश यादव यहां जाकर के न सिर्फ आसपास के करीब 15 से 20 लोकसभा सीटों पर एक संदेश देना चाहते हैं, बल्कि कांग्रेस ने जिस तरह से पूर्वांचल का प्रभारी प्रियंका गांधी को बनाया है, उस चीज़ की काट भी अखिलेश यादव इस अपने कदम से करना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरे के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।
एक बार फिर प्रियंका गांधी यूपी का दौरा कर सकती हैं। प्रियंका लखनऊ, प्रयागराज और काशी का दौरा कर सकती है। हालांकि पार्टी अहदेदारों का कहना है कि प्रियंका गांधी फिलहाल उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त को लेकर मसरूफ हैं और जल्द ही ये फहरिस्त जारी होगी। उसके बाद इस वक्त वो अपने जो भी चुनाव की प्रक्रिया के जो भी मापदंड हैं उसके ऊपर आंकलन चल रहा है। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी पहली लिस्ट भी निकल आई है और मेरे ख्याल से दूसरी लिस्ट भी संभावित आने वाले इस हफ्ते के अंदर 4-5 दिन के अंदर आ जाएगी। और उसी के साथ साथ सारी और भी जो लिस्टें हैं जो चुनाव के जो हमारे कैंडिडेट्स जो खड़े होंगे उनकी जानकारी आपके पास। पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र झारखंड में सेकुलर जमातें अजीम इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं सेकुलर जमातों के जरिए एक भी मुस्लिम का नाम उम्मीदवार के तौर पर जाहिर नहीं किया गया है। इसको लेकर मुस्लिम हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। रियासत के वाहिद मुस्लिम कद्दावर कांग्रेस लीडर फुरकान अंसारी की रिवायती सीट पर रस्साकशी जारी है। अगर गोड्डा से मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया गया तो इसका रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से वोट के वक्त तमाम सेकुलर पार्टियों पर पड़ेगा। और हम लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि हमारी नुमाइंदगी असेंबली और एमपी में ख़त्म होती जा रही है, तो एक जमहूरी मुल्क में हमारी आवाज़ सिर्फ सड़कों में उठ के रहेगी। कई बार इस मुद्दे को लेकर बाबूलाल मरांडी, अजय सिंह, हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। मुझे लगता है गठबंधन से अगर नहीं मिलता है तो इस बार हमारा समाज जो है बड़ा गोलबंद होकर कोई निर्णय लेंगे। मेरी आबादी को जो पार्टी इग्नोर करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने आलिम उलमाओं से लेकर तमाम सामाजिक संगठन जो मुस्लिम है, मैं उनमें बेदारी पैदा करूंगा। अपने हक और अधिकार के लेने के लिए मैं झारखंड में गोलबंद करूंगा अपने तमाम समाज के लोगों को। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। एसडीपीआई ने बेंगलुरु में कुल हिंद मुशायरे के जरिए अपनी इंतखाबी मुहिम का एक तरह से आगाज कर दिया है। आप देखें खास रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब।